and it led to a war between the judiciary and the parliament. केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ये वाला केस आप सबसे ज़्यादा सुनोगे और इसका रेफरेंस बहुत ज़्यादा लिया जाता है और ये वही केस है जो इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसके इम्पॉर्टेंट होने के पीछे भी कारण है, क्योंकि इसी केस में पता चला कि प्रीएम्बल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। दूसरी बात, इसी केस के बाद में जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट और ज़्यादा उभरा। इसी केस के बाद में जो बेसिक स्ट्रक्चर जिसकी बात हर जगह होती है वो सामने आया सबके, इसलिए केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला का केस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम लोग इसी केस के बारे में जानेंगे और सबसे पहले इस केस की हिस्ट्री जानेंगे। मतलब ये केस तो स्टार्ट हुआ, बट स्टार्ट होने से पहले उसके पहले हमारे देश में क्या चीज़ें चल रही थी उन सभी चीज़ों के बारे में भी जानेंगे। तो वीडियो में एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि उससे आप इस केस को सबसे बेहतरीन तरीके से समझ सकते हो। जब फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आया उसके बाद 1951 में शंकरी प्रसाद का केस जो था वही इसका बेसिस बना, इसकी नींव वहीं पे रखी गई। और इस केस में हुआ क्या था कि जुडिशियरी बुक के लैंग्वेज में चली गई और उसने एज इट इज लॉ को माना। उस समय हमारी जुडिशियरी नहीं भी थी। जुडिशियरी के नए होने के कारण जुडिशियरी के पास उस वक्त पे बहुत ज़्यादा पावर नहीं थी, इसलिए जुडिशियरी ने बुक की ही लैंग्वेज को प्रेफर करना पसंद किया। बट वहीं पे बात रुक नहीं गई थी। 1967 में गोलकनाथ के केस में फिर से वही मुद्दा उठा जो 1951 में उठा था। राइट टू प्रॉपर्टी पे अंकुश तो बहुत पहले ही लग गया था, बट राइट टू प्रॉपर्टी के साथ और भी बहुत सारी चीज़ें हो रही थी जिससे हमारे लोग भी कुछ परेशान थे, क्योंकि उस वक्त पे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था लीडर्स का, नेताओं का बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस था और जुडिशियरी उस समय पे उनके सामने छोटी ही नज़र आती थी। कई केसेस हुए और उनमें लैंडमार्क जजमेंट भी दिए गए। गोलकनाथ का जो केस था 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पे था। फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में शंकरी प्रसाद वाला केस। तो यहाँ पर बात यही हो रही थी कि क्या फंडामेंटल राइट्स को चेंज किया जा सकता है। तो इसमें डिबेट इसी बात पर था, क्या हमारी पार्लियामेंट हमारे फंडामेंटल राइट्स को चेंज कर सकती है, उन्हें बदल सकती है या नहीं, क्योंकि आर्टिकल 13 और 368 दोनों कॉन्ट्रेरी नजर आ रहे थे। जहां पे आर्टिकल 13 जो कि फंडामेंटल राइट्स के बारे में बात करता है वो बोलता है फंडामेंटल राइट्स को कोई भी चेंज नहीं कर सकता। 368 बोलता है कि हमारी पार्लियामेंट कहीं भी किसी भी आर्टिकल में चेंजेस ला सकती है और फंडामेंटल राइट्स उसी कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में है, इसलिए दोनों में एक कंफ्यूजन बन गया। इट लेड टू अ वॉर बिटवीन द जुडिशियरी एंड द पार्लियामेंट। ये बातें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इन्हीं बातों से आप केशवानंद भारती के केस को समझ पाओगे, वो भी बहुत अच्छे तरीके से। अब इंदिरा गांधी आ चुकी थी, 24th 25th दोनों अमेंडमेंट सामने आ गई। इसके बाद में पीएम को कोई भी केस में सू करना नामुमकिन के बराबर हो गया और इस तरह से फिर से एक टॉपिक ऑफ डिबेट तैयार हो गया। बट केशवानंद भारती का जो केस था उसने इस टॉपिक को क्लियर किया। 25th अमेंडमेंट में तो इतना कह दिया गया था कि प्रॉपर्टी जो है इंडियन सिटीजन से सरकार कभी भी ले सकती है और फिर उस प्रॉपर्टी की कीमत जो दी जाएगी वो भी सरकार ही तय करेगी। चलिए सीधे आते हैं हमारे केशवानंद भारती जी के केस पे। इस केस का पूरा नाम था केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। और इस केस में जो केशवानंद भारती वो थे कौन? वो क्या एक बहुत बड़े इन्फ्लुएंशियल लीडर थे? बिल्कुल नहीं। क्या वो सोशल एक्टिविस्ट थे? बिल्कुल नहीं। वो थे एक मठ के पुजारी, महंत, या फिर कह लें तो उस मठ के हेड। उनको केरला के शंकराचार्य की पोजीशन मिली हुई थी। यहाँ पे फिर प्रॉपर्टी ले रही थी गवर्नमेंट और उन्होंने इस मठ के प्रॉपर्टी को भी कब्जा कर लिया। और जब गवर्नमेंट ने उसे अपने अंडर लिया और वो प्रॉपर्टी देनी किसको थी, तो जहाँ पे जो भी लोग थे जो लैंडलेस थे उनको बांट देनी थी। क्योंकि पहले का सिस्टम जो जमींदारी सिस्टम था उसमें होता यही था कि जितनी भी प्रॉपर्टी हो वो प्रॉपर्टी किसी ना किसी एक इंसान के अंडर रहती थी और उसके अंदर में उसके वर्कर्स रहते थे। और इस कारण से इस मठ की हजारों एकड़ की प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के अंडर हो गई थी। इस मुसीबत की घड़ी पे उनके लिए मसीहा बनकर आए नानी पालकीवाला। ये एक एडवोकेट थे और कॉन्स्टिट्यूशन के बहुत बड़े ज्ञाता। केस का नाम पड़ गया केशवानंद भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। केरला हाईकोर्ट में केस हार गए ये लोग। के पास सिर्फ एक ही ऑप्शन था। अगर वो ऑप्शन उस दिन उन लोगों ने नहीं चुना होता तो शायद आज हम लोग किसी पीएम को कोर्ट में सू भी नहीं कर पाते और हमारे फंडामेंटल राइट्स बस दिखावे के होते। 1970 में केस फाइल किया गया जिसका बेसिस बना आर्टिकल 26 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हाई कोर्ट में हारने के बाद सुप्रीम कोर्ट में जब यह केस फाइल हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने इसे एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया और उस वक्त पे चल रहे कोल्ड वॉर, यानी कि जो सुप्रीमेसी का वॉर था जो कोर्ट्स के बीच में और पार्लियामेंट के बीच में था, उस वॉर को खत्म करने का एक सबसे बेस्ट केस माना इसको। 68 डेज का इसमें चला था डिस्कशन बोल लो, ट्रायल बोल लो, डिबेट बोल लो। उसके बाद में ही इसका फैसला आ पाया और आज तक की सबसे बड़ी जजेस की बेंच इसी केस में बनी थी, जो थी 13 जजेस की बेंच। आप बिलीव नहीं करोगे, आज तक 13 जजेस की बेंच किसी भी केस में नहीं बनी है
और इसका जो रिजल्ट आया वो भी बहुत चौंका देने वाला था। 7:6 के रेशियो में रिजल्ट आया। 7 + 6 = 13। 13 जजों में 7 ने फैसला कुछ और दिया, 6 ने कुछ और दिया। 7 लोग यही बोले कि हाँ गवर्नमेंट चेंजेस ला सकती है, इवन फंडामेंटल राइट्स को भी बदल सकती है, बट बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए। और वो बेसिक स्ट्रक्चर क्या होगा वो हम लोग टाइम टू टाइम बताएंगे। इसके बारे में बात करते हैं हम लोग वीडियो के एंड में। पहले जान लेते हैं वो जो 6 जजेस थे जिनका डिसेंडिंग जजमेंट आया था इस केस में, उन लोगों का क्या कहना था। वो लोग मानते थे कि नहीं, हमारे पार्लियामेंट का फुल कंट्रोल होना चाहिए क्योंकि लॉ ऑब्वियसली वही लोग बनाते हैं। वर्डिक्ट जो आया वो तो हम सब जानते हैं कि बेसिक स्ट्रक्चर को तवज्जो दी गई और फिर बेसिक स्ट्रक्चर को फॉलो करके ही पार्लियामेंट कोई भी एक्ट ला सकती है, किसी भी चीज को हटा सकती है, बस बेसिक स्ट्रक्चर के साथ में कोई छेड़खानी नहीं होनी चाहिए। इस केस के जजमेंट के बाद में इंदिरा गांधी बहुत गुस्से में थी और वो जो 7 जजेस थे जिन्होंने गवर्नमेंट के खिलाफ में फैसला सुनाया था, एक तरह से 6 जजेस जिन्होंने बोला था कि नहीं पार्लियामेंट सुपीरियर होनी चाहिए, उनमें से जस्टिस रे को विदाउट सीनियरिटी बेसिस देखे हुए ही CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बना दिया गया। इसके बाद में इस केस को दोबारा खोलने की कोशिश की गई ताकि फैसले को बदल दिया जाए, बट यहाँ पे नानी फाल्कीवाला का बहुत बहुत शुक्रिया कि उन्होंने इस केस को फिर से बचा लिया और इस चीज में इस केस को दोबारा खुलने ही नहीं दिया गया। कोर्ट ने कहा कि बेसिक स्ट्रक्चर टाइम टू टाइम डिफाइन करेंगे और टाइम टू टाइम कह के उन्होंने वो नस पकड़ ली जिससे हमारा पूरा देश कंट्रोल होता है, मतलब हमारे पार्लियामेंटेरियंस की। और इस कारण से हुआ यही कि टाइम टू टाइम हमारी जुडिशियरी बताती है कि ये भी बेसिक स्ट्रक्चर में है, वो भी बेसिक स्ट्रक्चर में है। कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ, जैसे कि इंडिपेंडेंट जुडिशियरी ये हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। हमारा पार्लियामेंट्री सिस्टम है वो भी हमारे बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ये भी बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। प्रीएम्बल बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। फेडरलिज्म बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है। इस तरह से बहुत सारी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर का ही पार्ट है। आज के इस वीडियो में इतना ही, बट स्क्रीन पे आ रहे वीडियोस पे आप क्लिक करके मेरी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।